तो लास्ट देखो, एक और टाइप होता है बॉम्ब ब्लास्ट का। अब देखो बॉम्ब ब्लास्ट में क्या होता है, बॉम्ब ब्लास्ट या फिर स्प्लिटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें होता ये है कि जैसे मान लो क्वेश्चन जो आपको दिया था पहले प्रीवियस ईयर, वो ये था कि 5m का मास है, एक का मास था 3m, एक का मास था m, और एक और जो था उसका मास भी m था, हो गए 5m। तो उन्होंने क्वेश्चन में ये बोला था कि उसमें से जो दो टुकड़े हैं जिनका मास सेम है वो सेम वेलोसिटी से इधर उधर भाग गए। इधर उधर मतलब उन्होंने ऐसा बोला कि वो एक दूसरे से 90 डिग्री पे भाग गए। ठीक है, तो बताओ कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो इसको करने के लिए क्या करना होता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपने हर क्वेश्चन इसी टाइप से करना है। ठीक है, तो ये 5m था, ये एक जगह पड़ा हुआ था और ये स्प्लिट हो गया। अब स्प्लिटिंग का केस हमें पता लग गया ना कि 90 डिग्री पे तो भागना ही है उन्होंने, तो क्यों ना हम अपने हिसाब से ले लें फिर 90 डिग्री, इस पार्टिकल को ऊपर भगा दो ताकि हमारे पास कैलकुलेशन के लिए वैल्यूज थोड़ी सी कम हो। तो ये जे कैप आ जाएगा, ये वाला कहाँ जा रहा है, आई कैप। तो देखो करना क्या है, करना ये है कि आपने इसका एम और वी पता कर लिया है। एम और वी, वी हमने खुद लगाया, उन्होंने खुद मैग्नीट्यूड दिया था, डायरेक्शन हमने खुद लगा ली, क्योंकि बस एक दूसरे से 90 डिग्री होने चाहिए थे, हमें नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। अगर उन्होंने दिया होगा तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं दिया होगा तो फिर आपको अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हो। बस याद रखना उन्होंने 90 बोला तो आपने एंगल 90 लेना है। अगर गलती से उन्होंने बोल दिया होगा कि दोनों 45 पे जा रहे हैं तो एक इस तरफ ले लेना आई में, दूसरा यहाँ ले लेना आई प्लस जे में। याद रखना ये 45 डिग्री होता है। ठीक है, तो 90 बोला है तो यहाँ ले लेना, ये 90 हो गया। ऐसे इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकते हो। तो अभी के लिए ये है, तो इसका मास एम है, इसका मास एम है, वेलोसिटी वी है, वी है तो मैं दोनों लिख देता हूँ। वेलोसिटी आ गई वी, मास आ गया एम। तो करना क्या है, आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के इसका इसकी वेलोसिटी निकालनी है। 3m वाले की वेलोसिटी चाहिए हमें। तो याद रखना मोमेंटम में जब भी आप मोमेंटम का फॉर्मूला लिखते हो, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी होती है इसलिए सब कुछ आपको वेक्टर फॉर्म में पुट करना होता है। मतलब आई जे के डायरेक्शन सबके साथ। तो वेक मोमेंटम निकालने का बड़ा आसान सा फॉर्मूला देखो, पहले तो वो रेस्ट पे ही था ना, रेस्ट पे था तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, ज़ीरो। इसका मतलब फाइनल भी वैसे ज़ीरो ही होना चाहिए, ये हमारे कैलकुलेशन के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो देखो, और वो करने के लिए क्या करते हैं, वो करने के लिए आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा, m1 m2 m3। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि इसकी वेलोसिटी है v डैश, हमें नहीं पता कहाँ है, वो अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो उसकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। और वैसे भी काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी और डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम निकालेंगे वो भी, क्योंकि वेलोसिटी भी तो पूछी हो सकती है सिर्फ। तो देखो, पहला मास है m, दूसरा मास है m, तीसरा मास है 3m। ऐसे ही सेम टू सेम 3m के साथ भी दिया हो सकता है क्वेश्चन, जो कि अगला क्वेश्चन है हमारा। उसमें भी उसमें तीनों टूट गए, तीन पार्ट हो गए, मतलब उसमें से दो फिर से ऐसे ही भाग रहे हैं। तो आप वो खुद ट्राई कर सकते हो, फिलहाल अभी इसको देख लो। वेलोसिटी लिख लेते हैं v1 v2 v3 इन वेक्टर फॉर्म। तो देखो v1 की वेलोसिटी इसको मान लेते हैं v1, तो इसको लिखेंगे v1 v आई कैप, इसको लिखेंगे v जे कैप, इसको लिख देंगे v डैश, वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, लगा दो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, यही होता है। इनिशियल है ज़ीरो, फाइनल की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, वो हमें पता लग गई है एम वी आई कैप। याद रखना इन वेक्टर फॉर्म लिखना है, ज़रूरी है ये, एम वी जे कैप प्लस 3m वी डैश। सब कुछ ठीक है। अब आपको पता है m कॉमन निकल जाएगा इसमें से, मैं निकाल के दिखा देता हूँ। ये m कॉमन आ गया, यहाँ बच गया वी आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस 3v डैश। ठीक है सब कुछ। m इस तरफ जाके ज़ीरो हो जाएगा तो उसको गायब कर देते हैं। उसके बाद ये दोनों भी उस तरफ ले जाता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को v डैश चाहिए। तो माइनस वी आई कैप
माइनस वी जे कैप इज इक्वल टू 3v डैश। तो देखो वी डैश की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस v/3 i कैप माइनस v/3 जे कैप। अगर आप इसमें से कॉमन निकालोगे, वैसे ये आंसर है, ये आ गया आपका v3। ठीक है, तो v3 आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है वी डैश का मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर फॉर्म में आ गया आंसर, क्योंकि हमने वेक्टर फॉर्म में तो लिखा था। तो वी डैश का मैग्नीट्यूड देखो, उसका आसान तरीका बता देता हूँ आपको, सिर्फ इसके लिए है वो। v/3 कॉमन लेते हैं अभी। अगर आपको दिखाई देगा ना i+j, तो याद रखना उसका मैग्नीट्यूड होता है √2, जो कि है ही है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट। तो ये आ जाएगा -√2v/3। दिस इज योर वी डैश। तो उम्मीद है आपको ये भी पता लग गया। तो देखो तीनों v के मैग्नीट्यूड आ गए, इसके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत नहीं है आपको, v ही है ये भी v है, तो कोई ज़्यादा टेंशन है नहीं। v डैश आ गया आपके पास, ये आ गया v डैश का मैग्नीट्यूड। अब हमें क्या निकालना था? काइनेटिक एनर्जी। तो निकाल लेते हैं। मेरे को सब कुछ पता लग गया। m1 हमें पता है, m2 हमें पता है, m3 हमें पता है, फर्स्ट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पता है, सेकंड की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पता है, थर्ड की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी पता है, विच इज़ √2v/3। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बहुत ही आसान होता है, याद रखना काइनेटिक एनर्जी में आप कभी भी वेक्टर फॉर्म नहीं लिखते हो। तो हाफ ऑफ m v1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m3 v3 का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, हाफ ऑफ m v का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m v का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ 3m √2v/3 का स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से ये तो करना सॉल्व आसान ही है। हाफ और हाफ ये ऐड हो जाएगा, ये आ गया mv²। ओके, प्लस ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 बच जाएगा। तो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो मैं लिख ही देता हूँ, 1/2 3m, ये मल्टीप्लाई में सब कुछ, ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है आपने। और √2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 2/3 का स्क्वायर बन जाएगा 9 इंटू v²। तो 3 से यहाँ 3 काट देते हैं, 2 से 2 काट देते हैं, तो देखो ये बच गया mv² प्लस mv²/3। तो आपको पता है ये बन जाएगा 3 × 3 = 4, 4/3 mv²। दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी इन दिस सिचुएशन। ये जो भी आपका बॉम्ब था उसकी काइनेटिक एनर्जी ये आ गई। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन होगा कि ये पार्टिकल था टोटल 3m मास का। ओके, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। ये 3m मास का था और उसमें से दो मास जिनकी वैल्यू सेम थी वो दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे भाग गए, तो उसकी डायग्राम भी बिल्कुल सेम आएगी, वैल्यूज भी सेम होंगी ये वाली। सिर्फ चेंज किस में आएगा? यहाँ पे, यहाँ ये भी m होगा। तो इसका मतलब अगर ये m है तो आपने बस यहाँ पे क्या करना है, इसको m कर देना, इसको भी m कर देना, ये भी हट जाएगा, 3 हट जाएगा, तो देखो वेलोसिटी क्या आएगी, बस इतनी सी। ये 3 भी नहीं होगा, ये 3 भी नहीं होगा, मतलब 3m का सारा गेम गायब हो गया। ठीक है, सिर्फ इतना सा बचा, देखो √2v। तो थर्ड वेलोसिटी आ जाएगी √2v, या फिर कौन सी डायरेक्शन में? नीचे की डायरेक्शन में, इस तरफ को। ये भी नीचे को ही है, इन दोनों के अपोजिट, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसके अपोजिट आंसर आया है, वो भी यही होगा। बस फर्क इतना होगा कि बाय 3 नहीं होगा। ठीक है, ये 3 कट गया होगा ना, कट गया होगा मतलब मास है ही नहीं, तो 3 क्यों आएगा? सेम टू सेम अगले पार्ट में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी वाले में भी बस यहाँ 3 नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो ये भी नहीं आएगा, तो ये 3 भी नहीं आएगा, तो बस इतना सा बचेगा। वो आपने एक बार ट्राई करके देख लेना। यहाँ √2 आएगा, वो कट जाएगा, तो मेरे ख्याल आंसर 2mv² बच जाएगा।
दिस इज उसकी इंटरनल एनर्जी विच इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आपको प्रोजेक्टाइल के साथ मिक्स करके दे दिया। तो पहले मैं प्रोसेस बता देता हूँ और क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल को ऐसे फेंका, मतलब ये बॉम्ब था कोई, इसको ऐसे फेंक दिया, ये ऐसे जाएगा और वैसे तो इसने ऐसे गिर जाना था जाके, प्रोजेक्टाइल मोशन होना था, लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है कि जैसे ही वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो वो ब्लास्ट हो गया। ठीक है, ब्लास्ट हुआ और दो टुकड़ों में बट गया, और उनके टुकड़े जो हैं वो हैं 1 रेशो कुछ भी ले लो, अभी के लिए मैं 1:2 ले लेता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 1:2 में डिवाइड हो गए। जो लाइटर मास था वो एकदम से रेस्ट पे आ गया, तो अगर रेस्ट पे आ गया तो कहाँ जाएगा, नीचे गिरेगा ना, तो वो यहाँ गिर गया। तो पूछा है कि ये बताओ कि दूसरा मास कहाँ जाके गिरेगा। ठीक है, और क्वेश्चन में ये भी पूछा हो सकता है कि लॉन्चिंग साइट से कहाँ गिरेगा। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी चीज़ को फेंक रहे हो ना, तो आपने वो 100 मीटर पर सेकेंड जो वेलोसिटी थी वो किसको दी है, सेंटर ऑफ मास को। तो इसका मतलब पूरी प्रोजेक्टाइल अगर होगी तो पूरे सेंटर ऑफ मास की बात होगी। जो वेलोसिटीज आप यहाँ निकालते हो ना प्रोजेक्टाइल से, वो सब किस पे आती है, वो आती है सेंटर ऑफ मास की। एक और अच्छी बात कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी अगर पार्टिकल टूट जाएगा तब भी। जैसे यहाँ पे ब्लास्ट हो गया तो उसका सेंटर ऑफ मास अभी भी वहीं जा रहा होगा जहां उसने जाना था, लेकिन एक्चुअली में पार्टिकल डिवाइड होके इधर उधर गिर जाएंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि कहाँ गिरे होंगे अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ मास की पोजीशन के हिसाब से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसकी एक्चुअल पोजीशन बना देता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये ऐसे जाके यहाँ गिर जाएगा, ये बन गया आपका प्रोजेक्टाइल। ठीक है, क्वेश्चन है कि यहाँ जाके ये जो आपके मास था पूरा का पूरा जितना भी था, ये नहीं दिए कितना था, वो 1:2 में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो देखो रेशो में सॉल्व करना थोड़ा सा गड़बड़ होता है, इसलिए आप क्या करो, आप ऐसा मान लो कि अगर एक एम होगा तो ऑब्वियसली फिर दूसरा 2m होगा, मीन्स 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, है ना। 3 पार्ट में से 2 पार्ट इकट्ठे हैं जुड़े हुए, वो आगे जा रहे हैं और एक नीचे आ गया। तो बोला है कि जो लाइटर वाला मास है वो एकदम से रेस्ट पे आ गया, रेस्ट पे आ जाएगा तो वो चुपचाप नीचे गिर जाएगा। तो देखो एक की पोजीशन तो हमें वैसे ही पता लगी, तो ये वाला पार्ट यहाँ गिर गया, और ये जो वाइट लाइन लगी हुई ना ये वाली, ये किसकी होगी, ये है सेंटर ऑफ मास की, बस आपको ये ध्यान रखना है। और उसके बाद दूसरा कहाँ जा रहा है उसकी वेलोसिटी हमें, वेलोसिटी तो नहीं देखनी है, तो ऑब्वियसली वो भारी वाला मास जो है वो अगर ये रुक गया है तो ये मोमेंटम उसको मिल जाएगी। ठीक है, और अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो भारी वाला पार्ट इसके नज़दीक ही होगा कहीं, लेकिन होगा दूसरी साइड। क्यों, क्योंकि दो पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास उनके सेंटर पे ही होता है, इसका मतलब दूसरा पार्टिकल कहीं दूर जाके गिरा है और आगे। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, और तो हो सकता है ये ऐसे करके गया होगा और ऐसे जाके गिर गया यहाँ, कहाँ गिरा है बस वो निकालना है हमें। इसका मतलब आपको एक सेंटर ऑफ एक पोजीशन मिल गई, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हमें सॉल्व करके मिल जाएगी, बस आपको x2 फाइंड करना है। मास भी पता है ये m है, ये 2m होगा। तो उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ आ गया। दोबारा से फिर से देख लो, एक पार्टिकल था, उसको लॉन्च किया 100 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, इसकी हेल्प से हम सब कुछ निकाल लेंगे। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं करती है, वो वहीं जाएगा जहां पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ गिरता, तो सेंटर ऑफ मास हमारा रेंज से आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि फिर उसके ना हाईएस्ट पॉइंट पे दो टुकड़े हो गए। हाईएस्ट पॉइंट पे दो टुकड़े होने का मतलब है कि हाईएस्ट पॉइंट कहाँ होगा, r/2 पे। तो आपको एक पोजीशन की वैल्यू पता लग गई, और ऐसे कैसे पता लग गई, क्योंकि उन्होंने खुद बोला था कि वो एकदम से रेस्ट पे आ गया। रेस्ट पे आएगा तो कहाँ जाएगा, वेलोसिटी जीरो होते ही कहाँ जाएगा, जहाँ एक्सलरेशन लगेगी तो इसको अर्थ नीचे खींच लेगी, इसलिए वो यहाँ आ गया। तो इसकी पोजीशन भी पता लग गई, तो एक पता लग गया, दूसरा पता लग गया, मास पता है, मास पता है, तो ये तो आप निकाल ही सकते हो।
तो सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले रेंज पे आते हैं। तो रेंज का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है। अब आप देख लो कैसे करना है। दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, एक होता है 2u² साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। ठीक है। एक और तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि देखो ये 100 है और यहाँ 37 है, तो इसके दो टुकड़े क्या होंगे इनिशियल वेलोसिटी के, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ठीक है। और कितने कितने होंगे, 37 के सामने वाला छोटा होगा विच इज़ 60 एंड दिस इज़ 80। ठीक है। तो आपको टाइम इंटरवल भी फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन इतना लंबा करने से अच्छा है कि आप फॉर्मूला ही यूज़ कर लो ये वाला। तो आप वहाँ से कर सकते हो। देखो और भी आसान बता देता हूँ। आपको पता है ना ये अपर वेलोसिटी कितनी है, 60 मीटर पर सेकंड। अगर आपको ये नहीं पता तो आप प्रोजेक्टाइल में जाके एक बार पढ़ लो कि कैसे निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ नहीं बता सकता पूरा प्रोजेक्टाइल। तो 60 मीटर पर सेकंड से अगर आप ऊपर फेंकोगे तो 6 सेकंड लगेंगे उसको ऊपर जाने में, 6 सेकंड लगेंगे नीचे आने में। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 12 सेकंड। इसको देख के आप बता सकते हो। ठीक है। मान लो यहाँ 30 होता तो 3 सेकंड लगते ऊपर जाने में, 3 सेकंड लगते नीचे आने में, याद रहेगा। 6 होता फिर उसका टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ऐसे ही आप यहाँ भी फाइंड कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं शॉर्टकट ये वाला बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे है 60 मीटर पर सेकंड, तो 6 सेकंड लगेंगे इसको ऊपर जाने में, 6 सेकंड वापस नीचे आने में, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 12 सेकंड। ओके। और रेंज का एक फॉर्मूला इसके साथ भी होता है, तो वो भी यहाँ लिख देता हूँ मैं। रेंज का फॉर्मूला बड़ा आसान सा होता है, यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। यू एक्स अभी आपने देखा था, यू एक्स मतलब इस तरफ वाली वेलोसिटी है ना, वो कितनी थी 80। तो 80 इंटू 12 वो आ जाएगी आपकी रेंज। पर फिर भी आप चाहो तो यहाँ भी पुट कर सकते हो, 2 इंटू यहाँ यू पुट करना है आपने 100, 100 का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 37 कोस ऑफ 37 डिवाइडेड बाय जी। आपको पता है 10 होता है। अब ये साइन 37 कोस 37 कैसे निकालोगे, एक ट्रायंगल होता है 3, 4 और 5 का। ठीक है। उसमें 3 के सामने वाला जो एंगल होता है ना वो 37 होता है। तो देखो यहाँ से आप साइन की वैल्यू निकाल सकते हो। साइन 37 कितना होगा, अगर ये 37 है तो ये बेस होगा फिर। तो परपेंडिकुलर क्या होगा 3 बाय, और ये 5 आ गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है। ऐसे ही कोस ऑफ 37 क्या होगा, ये आ जाएगा आपके पास बेस 4/5। ठीक है। तो आप ये सारी वैल्यूज पुट करोगे तो आंसर वही आ जाएगा जो ऊपर निकाला है हमने। ये आ गया आपके पास 100 इंटू 100 इंटू साइन 37 की जगह आ जाएगा 3/5 और कोस 37 की जगह 4/5 डिवाइडेड बाय 10। तो आप सब कुछ कट करोगे तो आंसर यही आना चाहिए आपके पास, विच इज़ कितना, तो 12 8 96, तो 960 मीटर आएगा। अब ये 960 मीटर क्या है, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। 960 मीटर आ गया आपका रेंज। तो ये भी मैं हटा देता हूँ, आपने सॉल्व करके देख लेना इसको। तो रेंज आ गई आपके पास 960। तो मीन्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होनी चाहिए 960। अगर ये नहीं टूटता तो वहीं जाके गिरता। ठीक है। लेकिन टूट चुका है तो पार्टिकल कहीं और गिर गए। और इसमें से हमें ये दिया था कि लाइटर मास कहाँ जाके गिरे, वो एकदम से रेस्ट पे आ गया तो बीच ही रास्ते में गिर गया। बीच रास्ते मतलब मैक्सिमम हाइट पे। मैक्सिमम हाइट कहाँ होती है, R/2 पे। तो इसका मतलब M1 की पोजीशन क्या आएगी, 960 डिवाइडेड बाई 2। ओके। और अब ये कितना होता है, तो ये बन जाएगा आपके पास 480 मीटर। तो मैं इसको हटा के ही लिख देता हूँ। तो ये आ गया 480 मीटर। तो देखो सब कुछ आ गया। अब आपका क्वेश्चन ये बन गया सेंटर ऑफ मास का। M1 इज M, जिसकी पोजीशन है x1 480। M2 इज 2M, जिसकी पोजीशन है पता नहीं। x ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसकी पोजीशन है 960। ठीक है। तो अब आपके पास फॉर्मूला तो है ही है।
चल रहे हो आप? ठीक है, बस अब मत चलना, ठीक है? तो देखो यहाँ लिख दिया मैंने, एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर्मूला आपको पता है, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. m1 is m, x1 is 480 प्लस m2 is 2m, और ये आपको फाइंड करना है डिवाइडेड बाय 3m. ये भी पता है आपको. एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 960. ठीक है, ये रेंज है आपकी टोटल जो आई है. तो देखो आपको यहाँ पता है m कॉमन निकल के कट जाएगा, बाकी आपको सॉल्व करना पड़ेगा. ये आएगा 960 इंटू 3, m गायब कर दिया मैंने, आगे आ गया 480 प्लस 2x2. ठीक है, यही बचेगा आपके पास. तो आप इसको सॉल्व करके देख लेना. मेरे ख्याल से ये आना चाहिए 2880, और इसमें से माइनस करना है 480. तो ये देखो, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, तो ये बच गया आपके पास 2400. ओके, 2400 डिवाइडेड बाई 2 भी आएगा अभी, ये वाला 2 भी आ गया. तो आपके पास फाइनली x2 की वैल्यू आ गई. x2 मतलब जहाँ आपका 2m मास गिरा होगा जाके, वो वैल्यू आ गई, विच इज़ 24/2 इज़ 1200. 1200 मीटर पे जाके गिरेगा. तो एक टाइप का क्वेश्चन ये होता है. तो उम्मीद है आपको समझ आ गई है. मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि क्या किया था लास्ट में. यहाँ का तो आपको पता लग गया कि पार्टिकल यहाँ जाके स्प्लिट हुआ इन द रेशो ऑफ 1:2. तो हमने उसको m मान लिया और इसको 2m मान लिया. बोला कि जो लाइटर वाला मास है वो यहीं गिर गया. देखो अगर भारी वाला मास यहाँ गिरेगा तो लाइटर मास ना और ज़्यादा दूर जाके गिरेगा, तो उसका आंसर 1200 नहीं आएगा. तो आपने उल्टा करके देख लेना एक बार, ठीक है? फिर उसका आंसर और ज़्यादा आएगा. क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास इसके ज़्यादा नज़दीक होना चाहिए अगर ये 2m होगा तो. ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आपको पहले से पता थी, वो रेंज ही होगी. तो रेंज आपने डायरेक्ट निकाल दी, और आपको पता लग गया लाइटर मास हाईएस्ट पॉइंट पे गिरा है. हाईएस्ट पॉइंट कब आता है? जब r/2 होता है. तो आपको उसकी पोजीशन भी पता लग गई, ये भी पता लग गया, मास आपको पहले से बोल दिया था उन्होंने, और आपने तीसरा मास सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले से निकाल दिया. सेंटर ऑफ मास पता था, यहाँ पुट किया, आंसर आ गया 1200 मीटर. तो ऐसे करके सॉल्व करते हैं. ओके.